हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज को हम कंप्लीट पढ़ लेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास में अपना आगे वाटर रिसोर्सेज को कंटिन्यू कर सकें। लैंड रिसोर्सेज में जो भी सारी चीज़ें हैं हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, प्राकृतिक शब्द जो है प्रकृति से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृति से संबंधित। द वर्ड नेचुरल इज ड्राइव फ्रॉम द नेचर विच मीन रिलेटिंग टू नेचर। ओके, इस टॉपिक को समझने के लिए ना सीधे सीधे तौर पे अगर हम कहें तो ये बोल सकते हैं कि हमारे सभी चीज़ रिसोर्सेस हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं, चाहे वो रिसोर्सेस कैसे भी हों, लैंड हो, वाटर हो और आपका कैसा भी रिसोर्स हो, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेस हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो पूरे दिन की मतलब हम अपने पूरे दिन के अगर एनवायरनमेंट को देखें तो अगर हमारा एनवायरनमेंट सैड होगा तो हम भी कोई खुश नहीं होंगे, सैड ही माहौल बना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर कोविड का टाइम बताया जाए तो कोविड का टाइम बहुत ख़तरनाक टाइम था, जिसमें हर जगह का माहौल बहुत दुख भरा बना हुआ था। लोग मर रहे थे और मतलब डॉक्टर्स की निगरानी में थे। कुछ लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कुछ लोग क्या सभी लोग नहीं निकल पा रहे थे। स्पेशली वो लोग जिनको कोविड हो चुका था उनको अपने ही घर वालों से दूर रखा जा रहा था। तो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे आस पास की चीज़ों पर। तो इन सभी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्सेज और हमारे मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज रखे जाते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, खनिज सब कुछ उसमें शामिल होता है और साथ ही साथ जलवायु भी और एनर्जी, ऊर्जा भी इसके अंदर ही शामिल होती है। लगभग 10,000 साल पहले ना जब मानव जाति जंगलों में घास के मैदानों में रहते थे तो कृषक और पशुपालन जैसी चीज़ों में परिवर्तन हुए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए, चेंजेस देखे जाने लगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे कृषि का और हर चीज़ का वक्त भी बदलता गया, बढ़ता गया। ठीक है, तो तब हमने अपनी जो नीड्स थी, बेसिक नीड्स, उनको पूरा करना शुरू करा और उनके अंदर बदलाव करना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है, अब इन चीज़ों में बदलाव होगा। तो जब हमारी फसलें उगाने और पालतू जानवरों का यूज़ करने की जो कैपेबिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हमारे नेचर में इकोसिस्टम नाम की एक चीज़ सामने आ गई। इकोसिस्टम को आपने पढ़ रखा है कि इकोसिस्टम में सभी चीज़ें शामिल होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, इंसान, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो जी बात ये आई कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्रेडिशनली जो कृषक थे उन्होंने जल के लिए, पानी के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का ही उस पर ही डिपेंड रहते थे। वर्षा होगी, वर्षा होगी, वर्षा होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, टेक्निक्स डेवलप होती गई और वर्षा के अलावा अब और भी चीज़ें आ गई जिससे हमारी खेती डेली बेसिस पर होती है। ठीक है, तो जी डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इनमें नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत तरीके से दोहन किया जाता है और टेक्निक्स के रूप में इनसे मतलब एक तरीके से चीज़ें निकलवाई जाती हैं। अगर मैं एग्जांपल आपका इंडिया लूँ, इंडिया आज़ादी से पहले सोने की चिड़िया कहलाता था और सोने की चिड़िया तो यहीं छोड़ गए, वो चिड़िया का सोना सारा ले गए जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। तो अब उस चिड़िया का क्या करें, लेकिन फिर भी क्या करें, इंडिया की चिड़ियाएँ रखनी तो पड़ेंगी। लेकिन इंडिया पुराने ही टाइम से एकमात्र ऐसा देश है जो किसानों का देश है, जहाँ कृषि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते थे, वहाँ से कुछ लेकर आते थे, यहाँ से कृषक से कुछ उगवा कर, करवा कर, मसाले बनवा कर, जो भी चीज़ें करके वो बेच दिया करते थे। ठीक है, और उसका क्या करते थे, अब ये सब तो चलता रहा, लेकिन जब टाइम आगे बढ़ा उन्होंने कहा कि भाई हमारी अब हुकूमत होने वाली है यहाँ पर, तो वो यहाँ से सामान ले जाते थे और वहाँ से कुछ लेकर नहीं आते थे। इस वजह से जो था हमारी सोने की चिड़िया, वो सोने की चिड़िया नहीं, चिड़िया रह गई। तो जी बहुत अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, विकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है, जो कि अभी डेवलप हो रहा है। तो भाई
यहाँ से डेवलप कंट्रीज़ जितना फ़ायदा उठा सकती हैं वो कोशिश करती हैं उठाने की। वो ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये लोग कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम तो डेवलप है ना, अगर हम ज़रा सा और उनसे ले लेंगे थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता है कि उससे सभी चीज़ें चलाई जा सके। तो नेचुरल रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस देखते हुए आज ज़मीन के जिस हिस्से पर नेचुरल रिसोर्सेज की मात्रा बहुत भरपूर पाई जाती है, उन पर मालिकाना हक जमाने के प्रवृत्ति भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। भाई मुझे पता है मेरी ज़मीन बहुत अच्छी कृषि कृषि कर सकती है और मैं वहाँ पे मालिकाना हक जता रही हूँ कि ये मेरी ज़मीन है, मुझे इसका इतने करोड़ इतने मिलियन दो, मैं तब तुम्हें ये ज़मीन दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उस पर कृषि होगी तो उससे भला होगा ही होगा। तो ये वो वाली कि जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जिस ज़मीन पे पाए जाते हैं या देखे जाते हैं ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मालिकाना हक लोग जताने लगते हैं। वर्षा वन प्रदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा चिंता का टॉपिक क्या रहता है? ये रहता है कि भाई एजेंसियाँ, पूंजीपति लोग, ये सब लोग सीधा यहीं आएंगे और यहाँ से सब चीज़ें लेकर चले जाएंगे और कम पैसे देकर जाएंगे। तो इन लोगों में इस चीज़ का डर बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, क्योंकि ये पृथ्वी की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाने वाली जगहें होती हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो इन सभी बायोटिक जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको पूंजी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, ऐसा बोला जाता है, बट लेने वाले लेते हैं। तो नेचुरली कैपिटलिज्म या फिर एनवायरनमेंट या फिर हमारा इकोसिस्टम या फिर हमारा इन सब के आंदोलन जो होते हैं, ग्रीन पार्टियों का आंदोलन है, ये सब कुछ ध्यान रखती हैं नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन होने का, नेचुरल रिसोर्सेज का, कि भाई इनका कहीं गलत यूज़ ना हो या फिर वगैरह वगैरह और भी तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो जी अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, वो है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन जल और वायु की तरह भूमि भी एक संसाधन के रूप में देखी जाती है। इसी भूमि से ज़्यादा तरीके के संसाधन संपदा मानव अपने लिए प्रयोग धर्मी बनाता है, और खाने पीने के पदार्थों के लिए हम लगभग कृषि पर ही निर्भर हैं, ये तो सबको ही पता है। तो जी बात ये है कि कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा भूमि पर डिपेंड होता है। अब कृषि आसमान में तो होने से रही ना, भूमि पर ही होगी, लैंड पर ही होगी। तो मृदा जिस तरीके से होती है, खेती उसी तरीके से की जाती है। हम अपनी पूरी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में खनिज संसाधनों का यूज़ करते हैं, जो कि हमें भूमि से मिलते हैं, लैंड से मिलते हैं। धरती पर जितने भी तरीके के वन पाए जाते हैं वो सब भूमि के अंदर होते हैं, उनकी जड़ें तो अंदर ही होती हैं ना, तभी तो निकलते हैं वो ऊपर। उन वनों से हमें अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, कुछ पेड़ों से दूध निकलता है, कुछ पेड़ों में से रेड कलर का कुछ पिगमेंट निकलता है, कुछ पेड़ से कागज़ बनते हैं, पेड़ की लकड़ियाँ काम आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वगैरह वगैरह। तो जी अगर भूमि नहीं होती तो ये सारी चीज़ें भी नहीं हो पाती, ये बताया जा रहा है यहाँ पर इस टाइम पर। तो जी बात ये रही कि आगे अगर हम देखें तो ये वाली चीज़ कि इन सब पर पाए जाने वाले कितने सारे उद्योग धंधे हैं जो करोड़ों अरबों लोगों का रोज़गार भी देते हैं। ठीक है, कृषक को अब कृषि तो कर दी, कृषक ने बेचा आगे, अब वो बेच के उसने जिसको बेचा वो उसने आगे पहुंचाया, उसको उसके पैसे मिले, फिर उसने उसको आगे पहुंचाया, उसको उसके पैसे मिले। ठीक है, तो वो इस तरीके से बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी यहाँ पर डिपेंड करता है। और इन सभी तरीक़ों के रिसोर्सेज के मूल भी जो संसाधन हैं वो भूमि या फिर भू संसाधन होते हैं। ठीक है, लैंड रिसोर्सेज होते हैं, और ये उन सभी संसाधनों पर निर्भर हैं जो फर्स्टली एक रिसोर्सेज के रूप में आते हैं, कि बेसिक नीड्स जो होती है ना, कपड़ा रोटी खाना, ये सारी घर, तो इन चीज़ों में भूमि हमारी सबसे पहली आती है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, उन पॉइंट्स को भी डिस्क्राइब करते हैं और उन पॉइंट्स को ही आपको लैंड रिसोर्सेज के अंदर लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो है खनिज स्रोत या खनिज संसाधन, मिनरल्स रिसोर्सेज। ठीक है, तो भाई मिनरल रिसोर्सेज से मतलब होता है नेचुरल तरीके से कुछ ऐसे पदार्थ जिनको हम
आम तौर पे या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में यूज़ करते हैं। ठीक है, भारत में खनिज जो है बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। 100 से भी ज़्यादा तरीके के खनिज सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं और भारत में खनिज जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको असमान और अनियमित तरीके से रखा जाता है, क्योंकि खनिजों की उपस्थिति में कुछ अलग अलग तरीके के वैज्ञानिक संरचनाओं से वो संबंधित होते हैं, कि मतलब उनको अलग अलग रूप में इसलिए ही रखा जाता है ताकि वो अपने आप को मतलब एक तरीके से टेस्टिंग के रूप में सामने रख सकें। ठीक है, साइंटिस्ट उनका टेस्ट करते हैं। लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, चूना, पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कोयला या फिर कैल्शियम सल्फेट, ये सभी जो है मिनरल रिसोर्सेज होते हैं जो भारत के जैसे देश में पाए जाते हैं और जिनको यूज़ करने, जिनको टेस्ट करने के लिए बहुत सारी लेबॉरेटरीज़ मांगती है कि हमें दे दो, हम इसको टेस्ट कर लें, हमें पता लग जाए। उसके बाद आती है हमारी कौन, मिट्टी क्रॉप्स। ठीक है, मिट्टी भाई साहब क्या बोलते हैं, मिट्टी कहती हैं कि मैं मिट्टी हूँ, मतलब तो जी मृदा या मिट्टी बोलती है कि मृदा, जिसे बहुत आम अल्फाजों में मिट्टी बोलते हैं, वो कोई ठोस, तरल या गैसीय पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, इन तीनों का मिलाकर मिश्रण होता है। ये सबसे ऊपरी भाग में ज़मीन के ऊपर पाई जाती है और धरातल चट्टानों के, जलवायु पौधों के, करोड़ों भूमिगत कीटाणु और चीज़ों के बीच में होने वाले आपसी एक्टिविटीज़ के बीच में भी मिट्टी पाई जाती है। तो चट्टानों के प्रकार, जलवायु, वनस्पति, इन सभी से रिलेटेड होने की वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कहीं पर कहीं मिट्टी, कहीं पर कहीं मिट्टी है। तो आपने भी अपने आंखों से देखा ही होगा कहीं ना कहीं कि कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं कुछ है, कहीं, तो वो उन अपने आकार प्रकार वो जगह के हिसाब से देख कर रखती है। ठीक है, मिट्टी बहुत समझदार होती है। तो सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखने वाली है कि मिट्टी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के तौर पे, मतलब क्षयशील संसाधन होता है, क्योंकि एक बार अगर ये नष्ट हो जाए तो इसकी जगह कोई दूसरा नहीं आ सकता है, इसलिए मिट्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा फसलें। ठीक है, फसलें भाई, कृषि एक सबसे पहली चीज़ रखी जाती है पूरे प्रोसेस में, तो जिसमें ज़मीन का सबसे ऊपरी हिस्सा या सबसे निचला हिस्सा कि जड़ें, वो बीज अंदर बोए जाते हैं ना, तो वो चीज़ें फसलों पर डिपेंड करता है। जैसे आलू की है, वो अलग अलग तरीक़ों की, सब्ज़ी की, फलों की, फसलों की, फूलों की, इन सभी की जो फसलें हैं वो होती हैं, की जाती हैं। पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की कृषि होती है। सबसे ज़्यादा भारत में कृषि होती है, सबसे ज़्यादा। तो फसलों को उगाने का उद्देश्य से ये वाली बात को फाइनल किया जाता है कि आप कृषि के किस तरीके को अपनाना चाहते हैं, कौन सी मृदा, कौन सी कृषि, कौन सी चीज़ें आप उगाना चाहते हैं। इनफैक्ट मृदा पर डिपेंड करता है कि भाई मृदा कौन सी है, तो वहाँ पर उसी तरीके की चीज़ को उगाया जा सकता है। ठीक है जी। तो जी जब किसी फसल का उत्पादन बाज़ार में होता है कि भाई ले लो, तो उसको क्या कहते हैं, वाणिज्य कृषि कहते हैं, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोला जाता है। ठीक है, तो इनमें अलग अलग तरीके की कृषि पर लोग डिपेंड होते हैं कि भाई हमें तो ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, इस तरीके से। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारी फसलों को डिवाइड किया गया है। जैसे खाद्यान्न फसलों में चावल, मक्का, जौ, गेहूँ टाइप की चीज़ें आती हैं। नकदी फसलों में फल, गन्ना, तंबाकू, मसाले, ये सब आते हैं। रेशेदार फसलों में जूट और कपास आता है और बागानी फसलों में कोको, रबर, नारियल, कॉफ़ी, चाय, ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक वन उपज। प्राकृतिक वन उपज किसी भी देश में वनों की जो एक लेवल है वो सिर्फ उसके भौगोलिक या उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है कि उसका ज्योग्राफिकल चीज़ें क्या है। ठीक है, ज़्यादा अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, 24 घंटे ठंड रहती है, 12 महीने ठंड रहती है, सब कुछ है, तो वहाँ के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वहाँ कृषि होगी या नहीं होगी। कितनी बर्फ़ को हटाया जाएगा कृषि पे, सब चीज़ों पे, तो भाई फिर दोबारा बर्फ़ जम जाएगी, पानी नहीं मिलेगा उन्हें, वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीज़ें।
तो जो हमारे वन संसाधन होते हैं वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होते हैं और लोग उसको बखूबी समझते भी हैं। तो जो वनों के पास रहते हैं स्पेशली उन लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छे से एहसास होता है कि ये हमारे लिए क्या है और ये हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो जिस जल का हम यूज़ करते हैं वो नदियों घाटियों के पास से आता है और हम उन पर डिपेंड होते हैं। ज़रूरी नहीं है हम वर्षा पर, अब जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पुराने टाइम से लोग वर्षा पर ही डिपेंड थे, वर्षा होगी तो कृषि होगी, वर्षा होगी तो कृषि होगी, तो ये वाली चीज़। लेकिन अब जो है टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं और अब लोगों को वर्षा का भी इंतज़ार नहीं है। लोग बोलते हैं भाई वर्षा हो या ना हो, डजेंट मैटर, हम तो अपना काम करते ही हैं। रस्सी और जो हमारे तंतु सुतली होती है, सुतली, उसको बनाने जैसी चीज़ें जो हैं हमारे इन्हीं इन्हीं चीज़ों में फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में शामिल होती हैं। अब आता है औषधीय पौधे। देखो पौधों से एक ट्रेडिशनली रूप से हमारा बहुत पुराना नाता है, ये तो सब जानते हैं। अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन से बात करें जो सबसे पुरानी सभ्यता है, तो उस सभ्यता से भी हमारे पौधे से रिलेट है सब चीज़ें। पौधों को पूजा जाता था, पौधों को बहुत संभाल के रखा जाता था। हर तरीके का पौधा उस टाइम पर भारत में हुआ करता था, या भारत के अलावा जो जब पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था, पाकिस्तान के हिस्से में जो हिस्सा था वहाँ पर भी। तो ये वाली चीज़ है कि आयुर्वेदिक मतलब जैसे जड़ी बूटियाँ थी, सब चीज़ें थी, वो भी पौधों से ही हुआ करती थी। पहले के टाइम पे कहाँ होते थे ये डॉक्टर्स वगैरह, ये इंग्लिश मेडिसिन्स, ये कुछ भी नहीं होती थी। सारी जड़ी बूटियों से, सब चीज़ों से ही ख्याल रखा जाता था, सब होता था। इनफैक्ट हड्डी टूटने पे प्लास्टर टाइप चीज़ें भी नहीं होती थी, वो जड़ी बूटी का ही लेप बनाकर लगाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें, तो औषधीय पौधे हमारे इन चीज़ों में काम आते हैं। भारत में आंवला, बेल, भूमि आंवला, या हमारा गुगुल, गुड़मार, अशोक, अश्वगंधा, गिलोय, लौंग, काली मेघ, लिली, हिना, भृंगराज और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो औषधीय पौधों की श्रेणी में आती हैं, स्पेशली सिर्फ भारत की। ठीक है। अब आ जाओ वन आधारित उद्योगों पर। वन आधारित उद्योग जो होते हैं, वन संपदाएं बहुत 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 ही वास्ट होती हैं, बहुत वास्ट। वे उद्योगों को कच्चा माल दिलाने की फर्स्ट प्रायोरिटी भी देती हैं। ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त कच्चे माल अलग अलग तरीके से बनते हैं, आगे आते हैं, सामने आते हैं, और इन चीज़ों को ही इमारती लकड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। देवदार, चीड़, नीला पाइन जो है, और सागौन है, साल है, सुंदरी, शीशम, ये सभी वृक्षों की लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं, इसलिए इन्हें वन आधारित उद्योगों जैसी चीज़ों में रखा जाता है। इनसे माचिस बनते हैं, इनसे बहुत सारे तरीके की चीज़ें बनती हैं, जिससे हर तरीके की चीज़ जो काफ़ी यूज़फुल भी होती है, हेल्पफुल भी होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी वन आधारित उद्योग में रखी जाती हैं। अब एक चीज़, ये वाली चीज़ याद रखना, हम अभी लैंड रिसोर्स ही पढ़ रहे हैं। लैंड रिसोर्स में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। पौधे पेड़ पे, आसमान पे नहीं उगते हैं, ज़मीन पे उगते हैं। भूमि का आवरण। भूमि आवरण धरती की सतह पर मौजूद सभी पदार्थों के अंदर शामिल होता है, जिसमें वृक्ष, घास, जल, गीली मिट्टी, वन, कृषि, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। भूमि आवरण जो है हमारा लैंड कवर, एक ये हमें बताता है कि सैटेलाइट की हेल्प से जो ने हमें तस्वीरें दी हैं उससे हमें पता लगा है कि हाँ किस तरीके से एक लैंड कवर हो पाया है। उसकी हेल्प से एनालाइज़ किया गया, विश्लेषण किया गया कि ठीक है ये चीज़ें अलग अलग जगह पे ऐसी ऐसी पाई गई हैं। अब एक ही चीज़ मान लो कि मैं एक चीज़ कर रही हूँ, मैं आपको ईवीएस पढ़ा रही हूँ, सेम ईवीएस आपको हमारी टीम में और टीचर्स पढ़ाएंगे, उसके अलावा सेम ही ईवीएस सेम तरीके से आपको कोई और पढ़ाएगा, तो आप बार बार तो नहीं देखोगे ना, किसी एक का ही देखोगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई कि सैटेलाइट की हेल्प से देखा गया कि लैंड कवर में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इसलिए बेटर है कि उन जगहों पे वो चीज़ों को थोड़ा कम किया जाए, ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छे बने रहें, हम एक दूसरे से सामान खरीद भी सकें और सारी चीज़ें पॉसिबल हो सके। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है भूमि उपयोग परिवर्तन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट जिसमें इंसान हस्तक्षेप कम करता है, और जब करता है जब उसको भूमि के अंदर कोई परिवर्तन या चेंजेस करने होते हैं। ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि की वजह से लगातार वनों को काटा जा रहा है, जिससे हमारा इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है।
और बहुत चेंजेस भी आ रहे हैं। इस वजह से ग्रीन हाउस गैस और कार्बन उत्सर्जन जो चक्र होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। आप एनवायरनमेंट में कितने चेंज देख सकते हो। सर्दी कुछ वक्त के लिए पड़ती है और गर्मी लगातार 12 महीनों में से 10 महीने 11 महीने तो पड़ती ही पड़ती है, और सर्दी सिर्फ 1-2 महीने की पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप यही चीज़ अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे नहीं, 6 महीने की सर्दी और 6 महीने की गर्मी ही पड़ा करती थी, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना ख़राब नहीं हुआ करता था जितना अब पॉपुलेशन की वजह से हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर पॉपुलेशन की वजह से भी और पॉल्यूशन की वजह से भी, कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से और पर्यावरण प्रदूषण की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को मृदा निम्नीकरण भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको सॉइल इरोजन ही बोला जाएगा। तो भाई मृदा निम्नीकरण या अपरदन एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। चीज़ इन द सेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कृषि उद्योग और शहरीकरण, इन सब की वजह से मृदा अपरदन हो रहा है, और इसका इस्तेमाल जो है हमारे साइंटिस्ट किसी किसी तरीके से करते हैं, किसी किसी चीज़ को इस्तेमाल करने, यूज़ करने, टेस्ट करने के लिए, इन सब के लिए वर्षा, बाढ़, इन सब की हेल्प से अपरदन और अवैज्ञानिक कृषि जो होती है वो, शहरीकरण है वो, उर्वरक है वो, उन सभी के अंदर बहुत बड़े बड़े कारण से पैदा हो चुके हैं। बहुत बड़ी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, देखनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट है बंदोबस्त के कारण। ठीक है, बंदोबस्त के कारण हमारा ड्यू टू सेटलमेंट की बात यहाँ रखी गई है। तो ये ड्यू टू सेटलमेंट जो है हमारा क्या बोलता है, वो ये कहता है कि मृदा अपरदन को साधारणी अर्थ में अगर देखा जाए तो मृदा के ऊपरी हिस्से में मृदा अपरदन की संख्या दी जाती है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो या फिर जो भी चीज़ देखी जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का काम होता है, ये चीज़ जायज़ है और ये चीज़ हकीकत भी है कि मिट्टी का ही काम ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। अगर लैंड नहीं होगा, लैंड रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमें खाने पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। बेसिक नीड्स हमारे घर, कपड़ा और खाना, ये सब हमारे लैंड से ही पूरे होते हैं, ये चीज़ हकीकत है। और उसके बाद है हमारा खनन और बांध निर्माण। ठीक है, खनन और बांध निर्माण के अंदर ये वाली चीज़ कि बांध निर्माण किस तरीके से होता है, हमें चीज़ों को ध्यान में रखना। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन डैम के किस तरीके से होते हैं, कैसे चीज़ों को संभाला जाता है। अब वो लैंड पर ही तो होगा ना, आसमान में तो हम एक वो नहीं बना देंगे। अगर आसमान में भी एक पुल बनाएंगे तो पुल को जो ठहराया जाएगा वो लैंड पर ही ठहराया जाएगा। तो सब कुछ जो होता है वो हमारा लैंड पर ही होता है। सो स्टूडेंट, हमारा लैंड रिसोर्सेज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम वाटर रिसोर्स पढ़ेंगे, उसके आगे का हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। So thanks for the watching and best of luck all.